हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 19 जिसका टाइटल है एटम। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ रखे हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का जो आपका एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल्स वाला। तो क्या वो एक्सपेरिमेंट है, क्या उसमें होता है, क्या क्या उसमें फॉर्मूले हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एक न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और न्यूट्रल पार्टिकल हैं। सो ओवरऑल द चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस विल बी पॉजिटिव। ठीक, और ये काफ़ी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है और बहुत ज़्यादा डेंस होता है। और बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत छोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत भारी है। ये अपने साइज़ के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा भारी होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया, इसको फिक्स कर दिया हमने। और अल्फा पार्टिकल विच इज हीलियम न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बट लाइटर देन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस के ऊपर बारिश करवाई उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की। तो मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से मैं जो है बॉम्बार्ड करवाता हूँ और यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर जो है बी के बराबर है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि इसके सेंटर से यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, यानी कि ये मान लो कि ऐसी इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई जो इसके सेंटर से पास होती है। और ये जो डिस्टेंस है ये इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी से यदि हम इसको फेंकते हैं तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो ट्रेजेक्ट्री होता है कुछ इस तरीके से। तो जब ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने फेंके, अल्फा पार्टिकल यदि ऐसे जाता है जीरो इम्पैक्ट पैरामीटर से, तो इसी पाथ के अलॉन्ग जो है वो लौट आता है इस तरीके से। और मान लीजिए नीचे से कोई पार्टिकल जाता है तो इस तरीके से वो चला जाता है। और यदि कोई पास से पार्टिकल जाता है तो और ज़्यादा जो है वो घूम जाता है, और ज़्यादा घूम जाता है, और ज़्यादा घूम जाता है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो इन बिहेवियर से हमें पता चलता है कि यहाँ जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लीजिए अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो v0 के बराबर है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर जो है z के बराबर है। तो इस इम्पैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है और जो इनका डिफ्लेक्शन हुआ है अंत में, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है और यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे हो चुकी है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल बन रहा है। पहले वेलोसिटी ऐसे थी, अब वेलोसिटी ऐसे हो गई है। तो ये एंगल जो थीटा है इसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है, डेविएशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आगे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आगे। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हमें सामने स्क्रीन पर मिल रहे हैं, ठीक, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वो प्रोपोर्शनल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि थीटा एंगल डिफ्लेक्शन वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या जो है इस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल होती है। एन ऑफ थीटा का मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, डिफ्लेक्टेड कह सकते हैं इसको, डिफ्लेक्टेड। और इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जो आती है वो इसके बराबर आती है। ठीक है, याद रखेंगे फॉर्मूला 2ze स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v0 स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो ये हुआ आपका रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्स मॉडल के बारे में। तो बोर्स मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, उन पॉस्टुलेट्स को ध्यान से सुनेंगे। तो एक न्यूक्लियस होता है, तो मैं हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं, मैं एक जनरल एटम के लिए ये बोर्स मॉडल का जो फॉर्मूला है आपको लिख रहा हूँ। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z के बराबर है। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर मैं कह सकता हूँ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, प्लस ZE के बराबर। ठीक, ये सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता है।
ये जो मॉडल है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए बहुत अच्छे से होल्ड करता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए ये होल्ड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी इसकी, है ना। तो हम ये जो मॉडल है बोर मॉडल वो लगा सकते हैं सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर, जैसे आपके पास हाइड्रोजन एटम हुआ, हीलियम प्लस आयन हुआ आपके पास He+, यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया तो He+ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी बची है। ऐसे ही हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, इस तरीके के स्पीशी में हम बोर मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ अलग अलग रेडियस की ऑर्बिट्स होते हैं, अलग अलग रेडियस के ऑर्बिट्स होते हैं, और कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। वो या तो इसमें घूमेगा या इसमें घूमेगा या इसमें घूमेगा, कहीं इनके बीच में कोई ऐसा ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो या तो इसमें या तो इसमें या इसमें जो है घूम सकता है, और इसके बाद भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन उनका जो स्पेस है, उनका जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है कि यहाँ तो यहाँ, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n=1 से कहा जाता है, दिखाया जाता है इसे n=2, n=3, n=4 एंड सो ऑन, आगे n=infinite, n=n और ऐसे ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपका घूम रहा है, मैं मान लेता हूँ इसको n=n, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। घूम कैसे रहा है? बिकॉज इस न्यूक्लियस की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर है? kq1q2/r² के बराबर। सो k इसका चार्ज कितना है? Ze, ये प्रोटॉन है इसके अंदर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे Ze। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E, तो मैग्नीट्यूड आ गया kZe × E डिवाइडेड बाय Rn²। ये इस ऑर्बिट की रेडियस है, ये nth ऑर्बिट इसको कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस है Rn। इसकी स्पीड में मान लेता हूँ किसके बराबर है? Vn के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा kZe² डिवाइडेड बाय Rn² इज इक्वल टू mVn² डिवाइडेड बाय Rn। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये मिल जाती है, या चाहें तो Rn से एक Rn को उड़ा सकते हैं। दूसरी इक्वेशन होती है, दूसरे पॉस्टुलेट से आती है, उसमें कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, हमें बस ये रटना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं और मान लेते हैं कि वो r रेडियस में घूम रहा है स्पीड v से, सो mVn/Rn ये उसका हुआ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर इज इक्वल टू nh/2π। ये होता है आपका दूसरा पॉस्टुलेट, और ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो बता रहा है आपको कि कौन से ऑर्बिट की बातें की जा रही हैं। n=1 हो सकती है इसकी वैल्यू, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। h आप जानती हैं प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34 और 2π है। अब इन दोनों इक्वेशंस में Vn और Rn वेरिएबल हैं, बाकी सब वैल्यू हमें पता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम Vn और Rn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे Vn की वैल्यू आपको मिलती है, इनको सॉल्व करेंगे तो 2.18 × 10⁻6 Z/n, ये वैल्यू आपको मिलती है इन मीटर पर सेकेंड। और रेडियस की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहें तो रेडियस की वैल्यू मिलती है 0.529 n² इन एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। वैसे कम क्वेश्चंस आते हैं कि ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं। बेसिकली पूछा क्या जाता है कि ये वेलोसिटी जो है वो z और n की किन पावर्स के प्रोपोर्शनल है।
तो हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी जो है वो z की पावर 1 और n की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है। उसी बात से ही क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 99% क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है, समझ गए। तो ये हुई आपकी स्पीड और रेडियस की वैल्यू। अब यदि कोई निकालना चाहता है टाइम पीरियड, कोई निकालना चाहता है फ्रीक्वेंसी, तो वो सब बातें आपको पता हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे याद रखें कि टाइम पीरियड होता है 2πr/v। तो यदि आपको प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, आपको डिपेंडेंसी बतानी है, तो आप ये बता सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v, और r किसके प्रोपोर्शनल है, n² z के, और v किसके प्रोपोर्शनल है, z/n के। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा n³ के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं ऑन द स्पॉट। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को याद रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³। तो यहाँ पे बात ये है जी, आप सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को याद रखिए और बाकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं उनका बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करके। दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr/v, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/ω, और फ्रीक्वेंसी इज 1/t। तो ये आपका दूसरा पॉस्टुलेट हो गया। इन दोनों पॉस्टुलेट से ये सारी वैल्यूज़ हमें पता चल जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, हमें स्पीड निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि करंट कितना जो है, इक्विवेलेंट करंट कितना होता है उस इलेक्ट्रॉन के घूमने से, और इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ये तीनों जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, पूछी जाती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल चक्कर में घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल चक्कर में घूमता है, तो यदि मैं बात करूं किसी भी एक जनरल पॉइंट की, तो इस जनरल पॉइंट से ये कैपिटल T टाइम के बाद वापस से आ जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू E/T। E/T के बराबर करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। और तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और करंट इज प्रोपोर्शनल टू, देख लीजिए आपसे फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी z²/n³, तो करंट भी आ जाएगा आपके पास z²/n³। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं कि जब करंट किसी लूप में फ्लो हो रहा है तो करंट इनटू एरिया के बराबर जो वैल्यू है वो कहलाती है मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें सो करंट इनटू एरिया, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो आपको मिल जाएगा z²/n³ इनटू एरिया πr², यानी रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस होता है z/n² के प्रोपोर्शनल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं दैट m इज प्रोपोर्शनल टू, तो n⁴ बन जाएगा, तो ऊपर n आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास n। ठीक है, z²/n³, तो ये n⁴ से 3 पावर हट जाएंगी, ये z² बनेगा, z² से z² हट जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ n। और यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे μ0I/r के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू I/r, प्रोपोर्शनल टू I जो है वो z²/n³ के प्रोपोर्शनल है, और r जो है n² के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा z³/n⁵। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू z³/n⁵। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी की बात करता हूँ मैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z²/n²। जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आपको पुट करना है, और कौन सी स्पीसी का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे घूम रहा है तो उसका z आपको पुट करना है। तो आपको यहाँ से टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना आना चाहिए। 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जूल में आंसर मिलेगा। ठीक है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो आप डिवाइड करेंगे।
सो टोटल एनर्जी आ गई आपके पास। अब काइनेटिक एनर्जी आपको याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर। तो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ, हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 13.6 ही लिख लो यार इसको, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखिए और आप इनको ऐसे याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होते हैं। तो अब टोटल एनर्जी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी एक स्पीशी की बात कर रहे हैं, किसी एक तरह के एटम की बात कर रहे हैं, तो जिसका n सबसे कम होगा, जिसका n सबसे कम होगा, तो इस क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये देख लो Z²/n² क्या हो जाएगा, जिसका n सबसे कम उसका Z²/n² सबसे ज्यादा, और Z²/n² सबसे ज्यादा, इसका मतलब, और माइनस लग रहा है, इसका मतलब टोटल एनर्जी सबसे कम। यानी कि n इज इक्वल टू 1 इज सबका जो एनर्जी है वो सबसे कम होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर हायर ऑर्बिट में बढ़ते जाते हैं, एनर्जी की जो वैल्यू है टोटल एनर्जी वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे हम इनको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, उन ऑर्बिट्स को ऐसे दिखाते हैं कि n इज इक्वल टू 1 सबसे हल्का ऑर्बिट है, यानी कि सबसे एनर्जी कम है टोटल एनर्जी n इज इक्वल टू 1 की, n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी उससे ज़्यादा है, n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी उससे भी ज़्यादा है, n इज इक्वल टू 4 की एनर्जी उससे भी ज़्यादा है, और n इज इक्वल टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे स्केलिंग नहीं की गई है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने लेवल्स बना दिए, स्केलिंग नहीं की गई है कि इनके बीच में गैप इग्नोर कर दिया है ना। वैसे ये वाले जो हैं दूर होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिफरेंस जो है कम होता जाता है, इनकी स्पेसिंग जो है कम होती जाती है, लेकिन मैंने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ की टोटल एनर्जी की बात करें तो होता है -13.6 Z²/n², यानी कि 1²। यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 Z²/2²। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 Z²/3²। और सबसे ऊपर n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 0 के बराबर। तो आपको ये बातें रखनी है याद। अब तीसरा पॉस्टुलेट जो है बोर का, वो क्या बताता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच चुका है और वो यहाँ से जंप कर रहा है, इस तरफ ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, तो वो रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन का मतलब फोटोन इमिट करता है, लाइट इमिट करता है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जो ट्रांजिशन होगा उसमें रेडिएशन इमिट होती है, फोटोन इमिट होते हैं, इमिशन होता है। तो यहाँ से मैं आपको ये लिख देता हूँ कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब हम जाते हैं तो रेडिएशन जो है वहाँ से निकलता है बेटा। अब रेडिएशन किस रेंज में लाया करेगा वो भी हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है ये विजिबल भी हो सकती है, ये नॉन विजिबल लाइट भी हो सकती है, यूवी जैसे इंफ्रारेड, है ना, इनमें से कैसी भी तरह की लाइट यहाँ पे हो सकती है। तो आपको याद ये रखना है कि हायर से लोअर जाएगा तो रेडिएशन निकलेगा, और यदि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यदि लोअर से हायर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, तो मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ से जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है। अब एनर्जी कितनी चाहिए होती है? एग्जैक्ट इस एनर्जी और इस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा माइनस कम के बराबर एनर्जी हमें चाहिए होती है। और यहाँ से यहाँ में भी हायर माइनस लोअर करेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस आपको पता चल जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी बंदा ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलता है,
और नीचे से यदि आपको ऊपर जाना है तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी एग्जैक्ट होनी चाहिए इसके और इसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। एनर्जी एग्जैक्ट होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं इससे इनके डिफरेंस से कम हुई एनर्जी तो ऊपर नहीं जा पाएगा, इसके डिफरेंस से ज्यादा हुई तो भी ऊपर नहीं जा पाएगा, यहां से यहां नहीं जा पाएगा। ठीक है, कहीं और जा सकता है, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए एग्जैक्ट एनर्जीज का डिफरेंस के बराबर एनर्जी इसके पास होनी चाहिए। ये तीसरा पॉस्टुलेट है, याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ एनर्जी मिलती है, यहाँ एनर्जी जाती है। अब एनर्जी डिफरेंस आपको निकालना है, तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हायर में से लोअर को माइनस कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है कि डेल्टा ई की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में जो आपको एनर्जी का डिफरेंस मिलता है वो होता है -13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ऐसे याद रख सकते हैं, चाहे आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर। मैं ऐसे याद रखता हूँ, माइनस वाइनस कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे आपको लिखना है 1/n लोअर -1/n हायर। जो हायर ऑर्बिट है वो आपको संख्या यहाँ लिखनी है, लोअर ऑर्बिट का जो नंबर है वो यहाँ लिखना है, और यहाँ पे 13.6 z स्क्वायर लिखना है। आपका काम हो जाता है। बस आपको इतना सेंस होना चाहिए दिमाग में कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी निकलती है। और यही इस एनर्जी को जो है आप इक्वेट कर सकते हैं hc/λ के। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है कि 1/λ, हम रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना चाहते हैं। ये रेडिएशन जो यहाँ से निकल रही है, या फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो रेडिएशन, जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ की वैल्यू होती है 1/λ इज इक्वल्स टू rz स्क्वायर। इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको, n लोअर का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए हैं, n लोअर का स्क्वायर -1/n हायर का स्क्वायर। यहाँ पे r जो है बेटा वो r है रिडबर्ग कांस्टेंट। r क्या है? r को कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है? तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, और या फिर आप कोई और भी एटम ले सकते हैं। ये आपके पास n = 1 है, इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट। 2-3 चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, n = 1 बोले या ग्राउंड स्टेट बोले, समझ गए कि हम ये n = 1 की बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर है आपके पास n = 2, इसको n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। जैसे ओवरटोन चलते हैं ऐसे ये चलता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद होता है n = 3, n = 3 का मतलब है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n = 4 होता है इसके बाद, और n = 4, n = 3, और ऐसे ऐसे करते करते सबसे ऊपर होता है n = इनफाइनाइट, n = इनफाइनाइट। तो मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में आता है, सेकंड से 1 में आता है, तो कुछ जो है वो रेडिएशन इमिट करता है। यदि वो 3 से 1 में आता है तो भी कोई रेडिएशन इमिट करेगा, और 4 से 1 में आता है तो कोई रेडिएशन इमिट करेगा, और ऐसे ही 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, ऐसे ही इनफाइनाइट से 1 में यदि आता है, तो इन सारे ट्रांजिशंस जो हैं, ये सारे ट्रांजिशन जो हैं, इन पूरे ट्रांजिशंस का जो सीरीज़ है इसे लाइमन सीरीज़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाइमन सीरीज़ कहा जाता है। और लाइमन सीरीज़ की विशेषता होती है कि यहाँ से जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इनमें जो रेडिएशन निकलता है, जो लाइट निकलती है, वो अल्ट्रा वायलेट टाइप की लाइट निकलती है। वो कैसी होती है? यहाँ से जो बेटा लाइट निकलती है वो होती है यूवी टाइप की, आँखों से नहीं दिख सकती है। अच्छा, जो पहली लाइन है 2 से लेके 1 तक की, इसे फर्स्ट लाइन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन।
इसे क्या कहेंगे, सेकंड लाइन या सेकंड मेंबर, इसको क्या कहेंगे, थर्ड लाइन। ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11th लाइन होगी। और सबसे लास्ट वाली जो लाइन है इनफाइनाइट से लेके 1 तक, इसे लास्ट मेंबर कहा जाता है, लास्ट लाइन या लास्ट लाइन कह सकते हैं इसको, या सीरीज लिमिट इसे कहा जाता है। सीरीज लिमिट यानी कि बस अब खत्म हो चुकी हैं हमारी लाइंस, खत्म हो चुकी हैं। अब n = 1 तक सारी जो ये हैं तो ये लाइमन सीरीज में जो है कहलाती हैं। उसके बाद n = 2 में जो खत्म हो जाती हैं सारी, n = 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, उन सबको कहा जाता है बामर सीरीज कहा जाता है, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज की यदि आपसे पूछे कि फर्स्ट मेंबर कौन सा है तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है और ये सीरीज लिमिट है जी आपकी, ये सीरीज लिमिट है, सीरीज लिमिट। ठीक, ऐसे ही n = ये कौन सी हुई, बामर सीरीज हो गई। और यहाँ से जो आपको रेडिएशन निकलता है वो विजिबल लाइट में होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखता है आपको यहाँ से जो रेडिएशन होती है। इसके बाद आती है n = 3 पे ख़त्म होने वाली जो सीरीज़ है, उसे हम कहते हैं पाश्चन, लाइमन बामर पाश्चन। यहाँ ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगी आपकी सीरीज़ लिमिट। सीरीज़ लिमिट, ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, और इसे कहते हैं पाश्चन सीरीज़। ऐसे ही n = 4 पे ख़त्म होने वाली सीरीज़ को कहा जाता है ब्रैकेट सीरीज़, ब्रैकेट। और इसके आगे आती है पी फंड सीरीज़, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं मालूम, PFUND सीरीज़ होती है। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि बताइए भैया थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज़ का मतलब क्या है, तो फटाफट बता देंगे। पाश्चन सीरीज़ का मतलब है कि 1 लाइमन बामर पाश्चन 3, यानी कि n = 1, n = 2, n = 3 पे खत्म होने वाली लाइंस की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं। थर्ड मेंबर का मतलब, फर्स्ट मेंबर का मतलब है कि 4 से 3, सेकंड मेंबर का मतलब 5 से 3, अगले का मतलब 6 से 3। तो 6 से 3 जो आपका ट्रांजिशन है वो कहलाता है आपका थर्ड मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज। ऐसे ही आप नामकरण कर सकते हैं, कोई भी आपसे मेंबर पूछा जाए, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन, सेवंथ लाइन, या आपसे सीरीज लिमिट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कितने जो है कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं। और उस लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको यदि एनर्जी निकालनी है या आपको निकालना है कि इस ट्रांजिशन से कितना एनर्जी निकलेगा, तो आपके पास ये n हायर की वैल्यू पता है, n लोअर की वैल्यू पता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, n लोअर स्क्वायर माइनस n हायर स्क्वायर, यहाँ पे 13.6 z स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर जो है मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे RZ स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर में आपको आंसर मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ और बातों के बारे में। एक होती है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी कितनी दी जाए एक इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो कहीं पे भी हो, जिससे वो वहां से चला जाए इनफाइनाइट पर। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास E इन्फिनिटी माइनस EN, कि इन्फिनिटी से पहुंचाना है आपको EN में, तो ये उसका फॉर्मूला होता है कि उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी, उस लेवल की एनर्जी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इनफाइनाइट की एनर्जी यानी कि 0। ठीक, तो ये हो जाता है आपके पास 0 ही लेते हैं इसको, माइनस ऑफ EN, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 माइनस EN या माइनस EN इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। एक होता है आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब होता है बेटा कि कितना मिनिमम पोटेंशियल से उस इलेक्ट्रॉन को चार्ज करें जिससे वो इनफाइनाइट पर पहुंच जाए। तो इसका मतलब है कि E इनफाइनाइट माइनस EN, मैग्नीट्यूड इतना ही है लेकिन यूनिट जो है वो होती है वोल्ट। जितना आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है उतना ही आंसर आपको वोल्ट में यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ आता है
तो कितने कलर्स की लाइट हमें मिल सकती है, कितनी तरह की वेवलेंथ की लाइट आपको मिल सकती है, कलर नहीं वेवलेंथ की लाइट कितनी आपको मिल सकती है। तो भाई हम ये जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 4 से 1 में, तो उसके पास ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं। 4 से 3 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, हो सकता है 2 टुकड़ों में आए, 2 किश्तों में आए, हो सकता है 3 किश्तों में आए। तो डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ निकलेंगी यदि वो डिफरेंट ट्रांजिशंस करेगा। यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, तो आपको 2 तरह की वेवलेंथ की लाइट आपको मिलने वाली है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ मिल सकती हैं किसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मिलता है कि डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपके पास फॉर्मूला डेल्टा एन, यानी कि जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में जा रहा है उनके एन की वैल्यूज का डिफरेंस, और उस डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।